आज हम करेंगे आपकी हिंदी की पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 1 की कविता है वे आँखें। सुमित्रा नंदन पंत की लिखी हुई कविता है बच्चों। और सुमित्रा नंदन पंत हिंदी के श्रेष्ठ कवियों में माने जाते हैं। प्रकृति के सुकुमार कवि के रूप में ये प्रसिद्ध हैं हिंदी साहित्य में। और इन्होंने अपनी बहुत सारी रचनाओं में स्वयं लिखा है कि प्रकृति से ही मुझे लिखने की प्रेरणा मिली। यहाँ तक कि कई रचनाओं में तो इन्होंने प्रकृति को ही अपनी प्रेयसी या प्रेमिका के रूप में जाना है या कल्पना की है और उसी के आधार पर अपनी रचनाएं लिखी हैं। वाणी का सम्राट भी इनको कहा जाता है। और वे आंखें जो कविता है उसमें सुमित्रा नंदन पंत जी ने भारतीय किसान की दुर्दशा का, दयनीय दशा का, उसके शोषण का बहुत ही मार्मिक वर्णन किया है कि किस प्रकार से भारतीय जो किसान है वो स्वतंत्र होते हुए भी, आज़ाद होते हुए भी आज भी गुलाम है। यानी कि आज भी महाजनों का, बड़े बड़े जमींदारों का, सूदखोर जो महाजन हैं उनकी गुलामी हमारे किसान को करनी पड़ती है। तो इस कविता में वे आंखें यानी कि किसान की आंखों के अंदर जो पीड़ा, जो दर्द, दुख, निराशा, शोषण, अत्याचार, इन सब के कारण जो दुख और पीड़ा कवि को नजर किसान की आंखों में आती है उसका वर्णन कवि ने किया है। तो एक किसान के व्यक्तिगत जीवन का वर्णन किया है कि किस प्रकार से किसान जो है वो ऋण के रूप में जो बड़े बड़े जमींदारों से, महाजनों से पैसे या पूंजी ले लेता है अपनी खेती बाड़ी करने के लिए। और जब महाजन या सूदखोर उसके ऊपर ब्याज पर ब्याज लगाकर उस रकम को, उस पूंजी को, उस पैसे को वसूल करते हैं तो इसमें किसान का सब कुछ छीन लिया जाता है। तो वो जो गुलामी है, उसकी जो पीड़ा है, वो किसान के जीवन में कवि को नजर आती है। और इसीलिए ये सब कुछ, सारा दुख, पीड़ा, निराशा कवि को भारतीय किसान की आंखों में नजर आती है। और कवि कहते हैं कि किसान की जो आंखें हैं वो अंधेरी गुफा के समान हैं। जिस प्रकार से अंधेरी गुफा में झांकने से, देखने से डर लगता है, उसी प्रकार से उस किसान की आंखों में पीड़ा भरी हुई है। तो किस प्रकार से भारतीय किसान की दयनीय दशा का वर्णन कवि ने किया है कि किसान जो है वो प्राचीन काल में स्वावलंबी था, स्वतंत्र था, उसके पास अपने खेत होते थे। लेकिन आज स्वतंत्र होते हुए भी किसान परतंत्र है, गुलाम है और बहुत सारा शोषण उसको अपने जीवन में सहन करना पड़ता है। तो देखो बच्चों कवि क्या कहते हैं, अंधकार की गुहा सरीखी उन आंखों से डरता है मन। बच्चों कवि कहते हैं गुहा होता है गुफा, सरीखी समान, कि किसान की जो आंखें हैं वो अंधेरी गुफा के समान हैं। जिस प्रकार से गुफा के अंदर घोर अंधकार भरा होता है और उसमें झांकने से, देखने से व्यक्ति को डर लगता है, उसी प्रकार से कवि कहते हैं कि किसान की आंखों के अंदर अंधकार ही अंधकार भरा हुआ है। उसने अपने जीवन में जो कुछ भी दुख सहन किए हैं वो किसान की आंखों में कवि को स्पष्ट नजर आते हैं। भरा दूर तक उनमें दारुण, दैन्य दुख का नीरव रोदन, रोदन होता है रोना, नीरव चुपचाप, दारुण दुख। तो कवि क्या कहते हैं कि किसान के जीवन में, पूरा जीवन उसने अपने जीवन में जो जो अत्याचार सहन किए हैं, उन दुखों के कारण, उस पीड़ा के कारण जो निराशा, जो उदासी उसके जीवन में आ गई है, वो पूरा का पूरा जीवन कवि को किसान की आंखों में नजर आता है। दैन्य दुख का नीरव रोदन, दैन्य दुख दीनता, उदासी, निराशा, शोषण, अत्याचार, ये सब कुछ कवि कहते हैं कि किसान ने अपने जीवन में चुपचाप रोकर सहन किए हैं। कोई भी उसकी सहायता के लिए समाज में खड़ा नहीं हुआ है। इसीलिए कवि को किसान की आंखें अंधकार या अंधेरे से भरी हुई गुफा के समान नजर आती हैं। वह स्वाधीन किसान रहा, अभिमान भरा आंखों में इसका। कवि कहते हैं
कि प्राचीन काल में बहुत पहले किसान जो है वो स्वाधीन था, स्वतंत्र था, आजाद था, स्वावलंबी था, और इन सारी बातों का जो स्वाभिमान है, अभिमान है, वो किसान की आंखों में झलकता था। अर्थात उसके अपने खेत थे, उसके पास अपना पशुधन होता था, समाज में उसकी मान मर्यादा होती थी, सम्मान होता था, और इसी अभिमान के साथ समाज में वो बहुत गर्व से अपना जीवन जीता था। लेकिन आज कवि क्या कहते हैं, छोड़ उसे मझधार आज, मझधार होता है बीच में ही, संसार कगार सदृश्य बह खिसका, सदृश्य समान, कगार किनारे के समान, आज बीच मझधार में ही पीड़ा और अत्याचार या शोषण सहन करने के लिए समाज के लोगों ने किसान को इस प्रकार से छोड़ दिया है, उन दुखों को सहन करने के लिए, जैसे नदी का कोई रेतीला किनारा नदी के साथ ही बहकर खिसक जाता है। उसी प्रकार से संसार के लोगों ने, समाज के लोगों ने किसान का साथ नहीं दिया है, और आज अकेला ही वो महाजनों या बड़े जमींदारों या सूदखोरों या पुलिस के अत्याचारों को सहन कर रहा है। और इसी दीनता या दुर्दशा या दयनीय स्थिति का कवि ने वर्णन किया है। लहराते हुए खेत दृगों में आंखों में, नेत्रों में, किसान के पास जब अपना सब कुछ था और किस प्रकार महाजन लोग उसे छीन लेते हैं, उस पीड़ा का वर्णन कवि ने किया है कि किसान के आंखों में हुआ बेदखल वह अब जिनसे, आज भी किसान की आंखों में वो खेत लहराते हैं, हरी भरी फसलों से लहराते हुए खेत केवल किसान की आंखों में ही रह गए हैं, जिनसे उसको आज बेदखल कर दिया गया है, निकाल दिया गया है। अर्थात किसान के जो खेत हैं वो महाजनों के द्वारा छीन लिए गए हैं। अपनी जो पूंजी है, पैसा है, रकम है ऋण की, वो वसूल करने के लिए। हंसती थी उसके जीवन की हरियाली जिनके त्रिन त्रिन से, त्रिन त्रिन का अर्थ होता है बच्चों तिनका तिनका। किसान के जीवन की हरियाली अर्थात खुशियां जिन फसलों के तिनके तिनके के ऊपर निर्भर करती थी, अर्थात किसान के जीवन या उसके परिवार का जो पालन पोषण है वो उन खेतों में खड़ी फसलों के ऊपर ही निर्भर करता था, और आज उन्हीं खेतों से उस किसान को बेदखल कर दिया गया है, निकाल दिया गया है, उसे उसके अपने खेत जो हैं वो छीन लिए गए हैं, तो उसके परिवार की खुशियां भी नष्ट हो गई हैं। इसलिए कवि क्या कहते हैं, हंसती थी उसके जीवन की हरियाली जिनके त्रिन त्रिन से, जिन फसलों के तिनके तिनके के ऊपर किसान के परिवार की खुशियां निर्भर करती थी, आज उन्हीं खेतों से किसान को बेदखल कर दिया गया है। आंखों ही में घुमा करता वह उसकी आंखों का तारा, आंखों का तारा बहुत ही प्रिय बेटा, किसान का इकलौता पुत्र आज केवल किसान की आंखों में ही रह गया है, अर्थात यादों में ही रह गया है। क्यों? कारकुनों की लाठी से जो गया जवानी ही में मारा, महाजनों के जो कारिंदे होते हैं, कारकुन कारिंदे नौकर, उन्होंने किसान के जवान बेटे को लाठियों से पीट पीट कर मार डाला, और उसकी जो यादें हैं और उससे जुड़ी हुई जितनी भी यादें किसान की आंखों में ही केवल रह गई हैं, और उस पीड़ा को, उस दुख को, उस दर्द को भी किसान ने सहन किया है। ये सारी पीड़ा, ये सारी निराशा, ये दुख, ये शोषण, ये अत्याचार, ये सब कुछ ही कवि को फिर किसान की आंखों में नजर आते हैं एक पीड़ा के रूप में। तो इसलिए कवि कहते हैं कि उसकी आंखों का इकलौता पुत्र या उसका बहुत ही प्रिय बेटा वो भी महाजनों की लाठियों से पीट पीट कर मार डाला गया। बिका दिया घर द्वार, महाजन ने ना ब्याज की कोड़ी छोड़ी। बिका दिया घर द्वार, आगे कवि क्या कहते हैं कि किसान का घर भी बिक गया, और महाजनों को घर बिकने के बाद भी, बेटे की हत्या के बाद भी, या उसके खेत उससे छीनने के बाद भी जरा सी भी दया उन लोगों ने किसान के ऊपर नहीं दिखाई। यहाँ तक कि ब्याज की एक कोड़ी यानी एक फूटा पैसा भी उन्होंने नहीं छोड़ा। किसी प्रकार की दया भावना किसान के परिवार के प्रति या किसान के प्रति महाजनों में नजर नहीं आई। रह रहे आंखों में चुभती वह कुर्क हुई बर्धों की जोड़ी। कुर्क होना होता है बच्चों नीलाम होना, बर्धों बैलों की जोड़ी। रह रहे बार बार कवि कहते हैं
कि बार बार किसान की आंखों में वो पीड़ा, वो दुख, वो दर्द नजर आता है। ये बात उसको चुभती है, कष्ट पहुंचाती है कि उसी के सामने उसके बैलों की जोड़ी को नीलाम कर दिया गया, यानी कि बैल भी उसके पास नहीं छोड़े। उजरी उसके सिवा किसे कब पास दुहाने आने देती। उजरी किसान की सफेद गाय का नाम है। तो किस प्रकार से कवि वर्णन करते हुए क्या कहते हैं कि उजरी जो किसान की सफेद गाय थी और किसान को बहुत प्रिय थी, वो किसान के सिवाय किसी को भी दूध दुहाने के लिए या दूध निकालने के लिए पास नहीं आने देती थी। वो उजरी को भी उसके पास नहीं छोड़ते, उसको भी किसान से दूर कर देते हैं या उसको भी अपने साथ ले जाते हैं। एह आंखों में नाचा करती उजड़ गई जो सुख की खेती। कवि वर्णन करते हुए क्या कहते हैं कि जो सुखी जीवन अपने परिवार के साथ किसान जीता था, खेती बाड़ी करके अपने परिवार का पालन पोषण करता था, या यहाँ तक कि पूरे दुनिया का अन्नदाता उसको कहा जाता है, सबका पेट भरने का काम किसान करता है, वही किसान अपने सुखी जीवन को याद करके कितना दुख वो महसूस कर रहा है, किस प्रकार से पीड़ा का जीवन वो जी रहा है, इसका वर्णन करते हुए कवि क्या कहते हैं कि जो सुख की खेती थी, यानी कि अपने घर परिवार के साथ जो किसान अपना जीवन जीता था, आज वो उजड़ गई है, नष्ट हो गई है, व्यर्थ हो गई है। और उसका एकमात्र कारण क्या है? महाजन, सूदखोर और बड़े जमींदारों द्वारा किया गया उसका शोषण। आज केवल किसान की आंखों में ही वो सुखी जीवन नाचता है, यानी कि यादें ही केवल किसान के पास उसकी रह गई हैं। बिना दवा दर्पण के घरनी स्वर्ग चली आंखें आती भर। बिना दवा दर्पण के, आगे किसान के परिवार का वर्णन करते हुए कवि क्या कहते हैं कि किसान के पास इतना पैसा भी नहीं था कि वो अपने घर परिवार या बच्चों या अपनी पत्नी का इलाज करवा सके। बिना दवा दर्पण के, दवा दर्पण बिना दवाइयों के, बिना इलाज के किसान की जो पत्नी है वो स्वर्ग चली जाती है, उसकी मृत्यु हो जाती है। और ये सोचकर किसान की जो आंखें हैं वो भर आती हैं, वो रोता है, अपना दुख प्रकट करता है कि उसके पास इतने पैसे भी नहीं हैं कि वो अपनी पत्नी का इलाज करवा पाए। देख रेख के बिना दूध मुही बिटिया 2 दिन बाद गई मर। और किसान की जो दूध मुही, दूध पीने वाली, अपनी माँ का दूध पीने वाली बहुत ही छोटी बच्ची, वो भी देखभाल के बिना, यानी कि घर में उसकी देखभाल करने वाला कोई नहीं था, उसकी माँ का स्वर्गवास हो जाता है। और उसके बाद 2 दिन के बाद वो बेटी भी मर जाती है। तो ये जो दुखों का पहाड़ है किसान के ऊपर, एक एक करके टूटता है, और इसी को शोषण कहा जाता है, अत्याचार कहा जाता है। कि भारतीय किसान की ऐसी दयनीय दशा का वर्णन सुमित्रानंदन पंत जी ने किया है कि बिना देखभाल के 2 दिन के बाद किसान की जो दूध मुही बच्ची थी, बहुत ही छोटी बच्ची थी, वो भी मर जाती है। घर में विधवा रही पतोहू, लक्ष्मी थी यद्यपि पति घातिन। अब किसान के घर में पतोहू यानी कि पुत्र वधू, उसके बेटे की पत्नी, वो रह जाती हैं। कहने को वो लक्ष्मी थी घर की, लेकिन समाज एक विधवा को किस नजर से, किस दृष्टिकोण से देखता है? पति घातिन उसको कहा जाता है। समाज के लोगों के द्वारा पति की हत्या करने वाली या हत्यारिन के रूप में विधवा को देखा जाता है। तो इस कलंक को भी नारी को सहन करना पड़ता है। समाज की संकुचित जो मानसिकता है, इन पंक्तियों के माध्यम से कवि ने स्पष्ट की है कि अब किसान के घर में उसकी पुत्र वधू है, कहने को घर की लक्ष्मी है, लेकिन समाज उसको लक्ष्मी के नजरिए से नहीं देखता, पति घातिन के रूप में उसको देखा जाता है, पति की हत्यारिन के रूप में देखा जाता है। पकड़ मंगाया कोतवाल ने, डूब कुएं में मरी एक दिन। तो उसके ऊपर भी, यानी कि किसान की पुत्र वधू के ऊपर भी जो कोतवाल है, पुलिस वाला है, उसकी कुदृष्टि पड़ती है, उसको पुलिस चौकी में बुलाया जाता है, उसके ऊपर अत्याचार किए जाते हैं। और इस अपमान को वो पुत्र वधू किसान की सहन नहीं कर पाती और वो भी कुएं में डूबकर आत्महत्या कर लेती है। इस प्रकार किसान का पूरा जो परिवार है वो नष्ट हो जाता है, बिखर जाता है, उसकी आंखों के सामने से चला जाता है। खैर पैर की जूती जोरू, पत्नी, नारी, स्त्री, न सही एक दूसरी आती।
नारी के प्रति समाज की संकुचित मानसिकता का वर्णन करते हुए कवि क्या कहते हैं कि एक पत्नी अगर नहीं रहती, उसकी मृत्यु हो जाती है, तो समाज के पुरुष प्रधान जो समाज है हमारा, उसकी मानसिकता ये है कि नारी तो, स्त्री तो, पत्नी तो पैर की जूती के समान है। जोरू यानी कि पत्नी। जिस प्रकार से पैर की जूती पुरानी होने पर या टूटने पर नई हम ले लेते हैं, उसी प्रकार से एक पत्नी के ना रहने से दूसरा विवाह कर लिया जाता है। और शायद किसान भी ऐसा ही करता, लेकिन उसके और जितने भी दुख हैं, कष्ट हैं, पीड़ा है, ये सब कुछ उसको करने नहीं देता। खैर पैर की जूती जोरू, न सही एक दूसरी आती। तो इसीलिए कवि ने नारी के प्रति जो संकीर्ण सोच है लोगों की, समाज की, उसके ऊपर व्यंग्य किया है, कटाक्ष किया है कि किस प्रकार से पैर की जूती से ज्यादा सम्मान नारी को नहीं दिया जाता, पत्नी को नहीं दिया जाता। एक के ना रहने पर दूसरी से विवाह कर लिया जाता है। पर जवान लड़के की सुध कर, सुध यानी कि याद कर, सांप लौटते फटती छाती, मुहावरों का प्रयोग कवि ने किया है। लेकिन जैसे ही किसान को अपने जवान बेटे की याद आती है, जो उसकी आंखों का तारा था, इकलौता पुत्र था, तो उसकी छाती फटने वाली हो जाती है। बहुत अधिक पीड़ा का अनुभव वो करता है। पिछले सुख की स्मृति आंखों में क्षण भर एक चमक है लाती। कवि कहते हैं कि जब पिछला सुखी जीवन किसान सोचता है उसके बारे में कि किस प्रकार से उसके पास फसलों से लहराते हुए खेत थे उसके अपने, पत्नी, बेटी, बेटा, पुत्र वधू, गाय बैलों की जोड़ी, ये सब कुछ पशुधन उसका अपने पास था, तो एक पल के लिए जब अपने सुखी जीवन में वो चला जाता है, सुखी जीवन के बारे में सोचता है, तो एक पल के लिए, क्षण के लिए एक चमक आ जाती है, एक खुशी का अनुभव उसको होता है, उसकी आंखों में एक चमक नजर कवि को आती है। लेकिन वो जो चमक है वो क्षण भर के लिए है, कुछ पल के लिए है। क्यों? क्योंकि जैसे ही वास्तविकता उसके सामने होती है कि अब इनमें से कुछ भी किसान के पास नहीं है, तो क्या होता है? तुरंत शून्य में गड़ वह चितवन, चितवन दृष्टि, गड़ना होता टिक जाना, शून्य में तीखी नोक सदृश्य बन जाती, सदृश्य समान, तीखी नोक, तीखी वस्तु जो चुभने वाली हो उसके समान। तो जैसे ही किसान को एहसास होता है सच्चाई, वास्तविकता से कि अब उन सारी चीजों में से एक भी उसके पास उसका कोई भी सहारा नहीं है, सब कुछ महाजनों ने, सूदखोरों ने, पुलिस के अत्याचारों ने उससे छीन लिया है, तो उसकी चितवन, उसकी दृष्टि शून्य में गड़ के रह जाती है और वो सारी सुखी जीवन की यादें एक तीखी नोक के समान उसको चुभती हैं। तो इस प्रकार से बच्चों सुमित्रानंदन पंत जी ने वे आंखें कविता के माध्यम से भारतीय किसान की दुर्दशा का, दयनीय स्थिति का वर्णन किया है कि किस प्रकार से आज हम आजाद हैं, स्वतंत्र हैं कहने को, लेकिन हमारा जो कृषक वर्ग है, किसान है, वो आज भी गुलामी का जीवन जीता है और आज भी तरह तरह के अत्याचारों का, शोषण का उसको सामना करना पड़ता है। थैंक यू बच्चों।